गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कला और संस्कृति के ऊपर। आज हमारा ये कला और संस्कृति का ये वीडियो नंबर 2 होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इसमें 30 MCQs आपको दिए गए हैं, जो कि आपको खुद से बनाना चाहिए। बच्चों, हमने एक सिंपल क्राइटेरियन तय किया है कि अगर आपके इस टोटल 30 में अगर आप 20 के एबव लाते हैं तो आप अच्छे हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर 20 से अगर बिलो है तो आपके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा पुअर समझा जाएगा। बच्चों, इस वीडियो को बनाने में काफी समय और मेहनत दोनों लगा हुआ है। अतः आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक आपको अच्छे सवाल मिलेंगे देखने को। बहुत सारे जो होते हैं लोग, वो शुरू में ही स्किप कर जाते हैं, तो उनको अच्छे सवाल से वो मतलब मिस कर सकते हैं, अच्छे सवाल को मिस कर सकते हैं। बच्चों, आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपने 30 में क्या प्राप्त किया है, आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में भेजें, ताकि हमें पता चले कि हमें आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए और क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है क्या कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी और इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हम्पी होगा। ठीक है ना, 1 का राइट आंसर हम्पी होगा। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है, इसका जो निर्माण का कार्य करवाया गया था, है ना, देवराय द्वितीय द्वारा, जो वहां के शासक थे। ठीक है ना, देवराय द्वितीय द्वारा इसको बिल्ड करवाया गया था, इसको बनवाया गया था। यानी कि विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में है, उसका संबंध देवराय द्वितीय से है। एक और विरूपाक्ष मंदिर है इसी नाम से पटडक्कल में, कर्नाटक में ही, पटडक्कल में। ये हम्पी भी कर्नाटक में है, और पटडक्कल एक जो दूसरा जगह है वहां, वो भी विरूपाक्ष, वहां भी विरूपाक्ष मंदिर के नाम से एक मंदिर है। ठीक है, तो इसलिए 2 तरह के विरूपाक्ष मंदिर है, एक पटडक्कल और एक हम्पी। तो जो हम्पी का जो मंदिर है ना, इसका निर्माण देवराय द्वितीय द्वारा करवाया गया था। अतः आपका 1 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहे क्या कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है तेलुगु, तमिल, बांग्ला और मलयालम। इसमें से कौन सी भाषा हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बांग्ला होना चाहिए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर 2 का राइट आंसर सी होना चाहिए। हिंदी लगभग 46% लोग भारत में बोलते हैं, और लगभग 8% लोग बोलते हैं बांग्ला भारत में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये बात कही गई है। इसके बाद अगर भारत में भाषा को क्रम अगर सेट किया जाए तो सबसे पहले हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, 46% के आसपास। 8% के आसपास आपका जो है वो बांग्ला है। ठीक है ना, इसके बाद बोली जाने वाली भाषा आपकी मराठी है। तो 3 ये भारत के टॉप भाषाएं हैं जो कि सबसे अधिक बोली जाती है, हिंदी, बांग्ला, मराठी। इसके बाद है तेलुगु और इसके बाद है तमिल। ये टॉप 5 ये लैंग्वेज हैं जो कि भारत के अंदर बोली जाती है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 2 का आंसर सी होना चाहिए। आते हैं आगे। कह रहे क्या नागर, द्रविड़ तथा बेसर है? क्या है ये? नागर, द्रविड़ तथा बेसर है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में 3 प्रमुख जातीय समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां, और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इसमें नागर, द्रविड़ तथा बेसर क्या है? जातीय समूह है, भाषा वर्ग है, मंदिर वास्तु है, और ये 3 मुख्य संगीत घराने हैं। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा, तो बहुत फेमस सवाल है ना, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। शैली अगर दिया रहता तो पकड़ना आसान था, लेकिन शैली यहां से हटा दिया गया है। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, 3 का आंसर सी होना चाहिए। नागर शैली जो है वो मंदिर की वास्तु शैली है, जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है। जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है, और जो बेसर शैली जो है वो मध्य भारत या उसको दक्कन क्षेत्र कहें तो उसमें वो ज्यादा प्रचलित शैली है मंदिर निर्माण की। तो बच्चों, 3 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर 4 में। सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, जो हम लोग यूजुअली बचपन में खेलते थे, सांप सीढ़ी का खेल का आविष्कार किया था, किसने किया था? बुधायन, भास्कराचार्य, ज्ञानदेव और आर्यभट्ट। सांप सीढ़ी के खेल का आविष्कारकर्ता जो थे वो ज्ञानदेव थे। ठीक है ना, 4 का आंसर जो होगा वो सी होगा। इस खेल को शुरू में ना मोक्ष
पट कहा जाता था, मोक्ष पट कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर आप 100 अंक अगर पार कर लेते तो आपको एक मोक्ष मिल जाता है। जो सीढ़ी है वो गुड एक्शन है और जो सांप है वो इविल एक्शन है। आप किसी तरीके से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर इविल एक्शन को काट देता है, आप नीचे उतर जाते हैं, और किसी तरीके से अगर आप 100 डिजिट को पार कर लेते हैं तो आपको एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको ह्यूमन मतलब साइकिल के अनुसार इसको तैयार किया गया था। तो सांप सीढ़ी खेल का जो आविष्कार करता थे वो ज्ञानदेव थे। 4 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए नंबर आते हैं 5 में। सवाल कर है क्या कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर, जिसको तिरुपति भी कहा जाता है, का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? किस पहाड़ी में है ना तिरुपति का मंदिर स्थित है? तिरुमला की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों ये बहुत ही फेमस मंदिर है, ये वर्ल्ड फेमस मंदिर है और इसकी जो स्थिति है वो तिरुमला पहाड़ी के अंदर में है। इसलिए तिरुपति का नाम है तिरुमला तिरुपति, ठीक है ना। पहाड़ी के नाम के साथ मंदिर का नाम लिया जाता है। 5 का राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा। आते हैं 6 में। कह रहे क्या कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर, पंचांग का मतलब आप कैलेंडर समझिए, ठीक है ना। नेशनल कैलेंडर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 कथन इसमें दिए गए हैं, आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, यह पहला स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यह दूसरा स्टेटमेंट है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए, कूट आपको दिया गया केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो विक्रम संवत पर नहीं आधारित होकर के शक संवत पर आधारित है। पहले ये किस पर आधारित है पर इसको देख लिया जाए, ये शक संवत पर आधारित है। चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज है कि इसको कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था। इसको अपनाने का जो तिथि था वो था 22 मार्च 1957 को। ये है ना 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका मतलब है कि ना तो हमारा ए सही है, ना तो हमारा 1 सही है, ना तो हमारा 2 सही है। अतः हमारा राइट आंसर डी होना चाहिए। आपका क्या आंसर है? आप अपने आंसर को इस वीडियो में बताएंगे, आंसर से जरूर मैच कर ले। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ये कहां पर स्थित है? कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। 7 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 8 में। युग्म पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। क्या युग्म है भाई? दिया है एक परंपरा है और एक राज्य है। किस परंपरा का संबंध किस राज्य से है? गतका जो कि एक मार्शल आर्ट है, इसका संबंध केरल से है। मधुबनी जो कि एक चित्रकला है, इसका संबंध बिहार से है। और सिंधे खबास एक सिंधु खबास नहीं समझ में आता है तो आप समझिए सिंधु दर्शन उत्सव, इसका संबंध लेह से है। अब ये इसमें सवाल क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही मैचिंग कर रहा है, आपको वो पता करना है। गतका केरल से, मधुबनी पेंटिंग बिहार से और सिंधु दर्शन उत्सव जो है वो लेह से। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मधुबनी का संबंध बिहार से है, ये तो ठीक है, मधुबनी एक शहर भी है और वहां पर वो पेंटिंग भी है। मधुबनी आर्ट जो है वो बिहार का है और सिंधे खपास लेह में किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका गतका जो कि एक स्टिक फाइटिंग स्किल है, ठीक है ना, स्टिक से लड़ा जाता है, ये पंजाब का एक ये परंपरा है, ये केरल का परंपरा नहीं है, ये पंजाब का परंपरा है। यानी कि हमारा 2 और 3 हमारा सही है, तो 2 और 3 सही है, ये इसका आंसर सी होना चाहिए। हमारा 8 का आंसर जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। प्रसिद्ध राजस्थान में प्रसिद्ध महलों पैलेस और उनके स्थानों के सही संयोजन का चयन करें। उमेद पैलेस कहाँ है? ताज पैलेस, ताज लेक पैलेस कहाँ है? रामबाग पैलेस कहाँ है? और लालगढ़ पैलेस कहाँ है? चलिए 4 का स्थान दिया गया, उमेद भवन पैलेस उदयपुर, ताज लेक पैलेस जयपुर, रामबाग पैलेस जोधपुर और लालबाग पैलेस बीकानेर। बच्चों इसमें जो सही जो स्थान है वो मैचिंग है, वो लालगढ़ पैलेस बीकानेर, ये सही है, बाकी सब गलत है। उमेद भवन पैलेस जो है वो जोधपुर में है, पहले आप ऐसे समझे। उमेद भवन पैलेस जो है ना ये जोधपुर में है, ठीक है ना, उदयपुर में नहीं, ये जोधपुर में है। चलिए ताज लेक पैलेस जो है वो उदयपुर में है, ताज ये जो है ना वो उदयपुर में है।
अच्छा, रामबाग पैलेस जो है वो जयपुर में है। ठीक है, तो ये सारे मैचिंग गलत दिए गए हैं। हाँ, लालगढ़ पैलेस जो है ये बीकानेर में है, ये सही है। इसका मतलब है कि हमारा 9 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आते नंबर 10 में। सवाल कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला कड़लेकाई पेरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में अंतिम सोमवार को मनाया जाता है? किस राज्य में ये जो मेला है कड़लेकाई पेरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में अंतिम सोमवार को मनाया जाता है, और इसको मूंगफली मेला भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये मूंगफली का जब वहां पर खेती जब खत्म हो जाता है, जब फर्स्ट क्रॉप निकलता है, तो उसी के उत्सव में ना ये मेला, ये मतलब ये मूंगफली मेला कड़लेकाई पेरिस मनाया जाता है, क्योंकि वहां पर मूंगफली के मतलब खेती के सफल खेती हो जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में। अब आपको हिंट दे दिया गया कि मूंगफली की खेती निम्नलिखित किस राज्य में होती है। चलिए, एक है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। बच्चों, मूंगफली तो कई जगहों पर होते हैं, लेकिन ये जो फेस्टिवल जो है कड़केलाई पेरिस, ये मनाया जाता है कर्नाटक में, बेंगलोर में यह मेला का आयोजन होता है ना। मूंगफली के ग्राउंड नट के मतलब फसल के उपरांत ये मेला का आयोजन किया जाता है बेंगलोर में। इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, और ये कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। चलिए, आते हैं नंबर 11 में। कह रहे क्या कि दीवाने आम जिसमें पिट्रा ड्यूरा वर्क के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का हिस्सा है? मतलब सवाल को बड़ा कर दिया गया है, आपको सिंपल भाषा में यह समझना है कि दीवाने आम किस मतलब स्मारक का हिस्सा है। दीवाने आम जो किस स्मारक का हिस्सा है? ताजमहल का हिस्सा है दीवाने आम, बीबी का मकबरा का हिस्सा है दीवाने आम, लाल किला का हिस्सा है दीवाने आम, और हुमायूं का मकबरा का हिस्सा है दीवाने आम। आपको बताना ये है कि दीवाने आम किस इमारत का हिस्सा है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो लाल किला होना चाहिए। ठीक है ना, लाल किला के अंदर में दीवाने आम, दीवाने खास जैसे है ना मतलब कि इमारत बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 11 का आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, जो लाल किला का जो निर्माण किया गया था वो 1648 ईस्वी में शाहजहां द्वारा, और ये अष्टभुजाकार, ये जो आकृति है ना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अष्टभुजाकार है और इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लाल किला। इसके अंदर में आपको मिलेगा नौबत खाना है, रंग महल है, फिर आपको दीवाने आम है, दीवाने खास जैसे कई इमारतें हैं। तो 11 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। आते नंबर 12 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए बिस्सू मेला आयोजन किया जाता है? बिस्सू मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। आपको बताना है कि बिस्सू मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो उत्तराखंड होना चाहिए। ठीक है ना, उत्तराखंड में जौनसारी समुदाय द्वारा, वहां की जनजाति है जौनसारी, जो कि उत्तराखंड की ये एक जनजाति का नाम है, जौनसारी जनजाति द्वारा इसको मतलब मनाया जाता है। इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। आते हैं नंबर 13 में। निम्नलिखित में से किस महीने में उड़ीसा में कोणार्क नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस महीने में उड़ीसा में कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है? दिसंबर महीने में, मार्च महीने में, जनवरी महीने में और जून महीने में। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में कोणार्क नृत्य उत्सव किया जाता है। ये 5 दिवसीय, ये 5 डे ये सेलिब्रेशन इसका होता है, 5 दिन इसका होता है। आमतौर पर 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये चलता है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। नंबर आते हैं 14 में। कह रहा है क्या, कांस रेड कारपेट है ना, कांस रेड कारपेट पर चलने वाला प्रथम भारत के प्रथम लोक कलाकार कौन है? सबसे पहला कलाकार कौन है? लोक कलाकार। ऐसे तो चले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोक कलाकार में पूछ रहा है, फोक इसमें आर्टिस्ट में पूछ रहा है कि कांस रेड कारपेट पर चलने वाले प्रथम भारत के प्रथम लोक कलाकार कौन है? सरवर खान, मामे खान, सरताज खान और स्वरूप खान। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मामे खान होना चाहिए। 2022 ईस्वी में मामे खान कांस रेड कारपेट पर वाक किए थे, और ये राजस्थान के हैं, राजस्थानी। आप ऐसे समझिए इनका संबंध किससे, तो राजस्थानी ये फोक सिंगर हैं, राजस्थानी ये फोक सिंगर हैं।
यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं 15 नंबर में। मैसूर ब्रदर्स किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? ये दो भाई हैं मैसूर ब्रदर्स, ये क्या बजाते हैं? मैंडोलिन, वायोलिन, बांसुरी और गिटार। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वायलिन होना चाहिए, वायोलिनिस्ट है ये वायलिन बजाने वाले ये दो ब्रदर हैं जिनको कहा जाता है मैसूर ब्रदर्स। तो 15 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आते हैं नंबर 16 में। 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला में किस संगठन की शुरुआत हुई थी? हरिद्वार कुंभ मेला के उत्सव पर है ना एक संगठन का स्थापना किया गया था, उसका नाम आपसे पूछा गया है। सनातन धर्म सभा, देव समाज, ब्राह्मण सभा और हिंदू महासभा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हिंदू महासभा होना चाहिए। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है ना, कुंभ मेला के उत्सव पर हिंदू महासभा का स्थापना किया गया था। इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते नंबर 17 में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, अकबर। अकबर ने लाला कलावंत से, ठीक है ना, हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। लाला कलावंत ने सांस कैसे लिया जाता है, ब्रीथिंग कैसे किया जाता है, ब्रीथिंग टेक्निक, जैसे मान के चले योगा है ना, तो लाला कलावंत ने अकबर को ब्रीथिंग टेक्निक की शिक्षा दी थी, हिंदी शब्द पढ़ने की शिक्षा दी थी। और इसी प्रकार से हिंदू संगीत में भी अकबर ने लाला कलावंत से शिक्षा प्राप्त की थी। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 18 में। साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, जो फोक डांस है, जो फोक सॉन्ग है, उससे रिलेटेड सवाल काफी और काफी आते हैं। ये संगीत कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति किस संगीत से जुड़ा हुआ है, किस नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो ज्यादातर सवाल का फोकस यहीं पर होता है। कह रहे कि साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, नागालैंड में। चलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये राजा जब कोई बनता है, जब बनता है, मणिपुर में ऐसा प्रचलित प्रथा है, जब कोई राजा बनता है तो उस अवसर पर ये लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है साना लामोक, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें मैजिकल पावर भी है, जादुई शक्ति भी है इस गीत में। तो इस गीत के बारे में खासियत क्या है? ये मणिपुर में ये तब होता है, गाया जाता है जब कोई व्यक्ति राजा बनता है, जब उसका कोरोनेशन होता है, ताजपोशी होता है। तो कहीं ना कहीं राजा बनने से साना लामोक का संबंध है, ठीक है। और ये मणिपुर में ये एक गाया जाने वाला लोकगीत है। तो 18 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते 19 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है वो बताना है। संगीत ग्रंथ एक तरफ है और एक तरफ उसके रचनाकार हैं। राग तरंगनी पंडित लोचन, नरोत्तम विलास नरहरि चक्रवर्ती, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, संगीत मकरंद मतंग मुनि। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको चुनाव करना है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। संगीत मकरंद की रचना मतंग मुनि ने नहीं की थी बल्कि नारद ने की थी। इसका मतलब है कि हमारा 19 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आते हैं 20 में। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला एवं काला रंग लगाया जाता है? ये डांस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें कि नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला एवं काला रंग का ऐसा पट्टी लगाया जाता है। भरतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथकली। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कथकली होना चाहिए। कथकली केरल का एक प्रमुख डांस है, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते 21 में। निम्नलिखित में से किसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है? फेमस नृत्य है और ये नटवरी नृत्य से कई बार सवाल पूछा गया है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य का एक अन्य नाम है? कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कथक होना चाहिए। 21 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते 22 में। अरे किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किस राजाओं द्वारा करवाया गया था? किस वंश के राजाओं द्वारा? बघेल, परमार, चंदेल और बुंदेला।
ठीक है बच्चों, इसका जो राइट आंसर चंदेल होना चाहिए। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, यानी कि 22 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं 23 में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है, मतलब कि बुद्ध है और उस पर 11 उनके सिर है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कन्हेरी की गुफा, कार्ली की गुफा। 11 सिर वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है और इसका राइट आंसर कन्हेरी होना चाहिए। 23 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं 24 में। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय दर्शन द्वारा किया गया था? युग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो वैशेषिक दर्शन होना चाहिए, जिसके प्रणेता जो थे वो कनाद थे। कनाद ने मतलब बहुत पहले कह दिया था कि परमाणु या अणु, उसको आप एटम कहिए, इंग्लिश में अविभाज्य है। हाँ बाद में ठीक है कि परमाणु डिविजिबल बना, लेकिन उनका मत ये था कि परमाणु जो है वो, या आप इंग्लिश में एटम कहिए है ना, अणु अविभाज्य है, मतलब अणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, उनका बात जो है वो बाद में वो गलत साबित हो गया, लेकिन उनका बात 2500 वर्षों तक आप ऐसे समझिए है ना, साइंस की कोई थियरी अगर इतने सालों तक अगर सच रह गई, मतलब कि 2500 वर्षों तक उसको कोई नहीं काट सका, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितने भी आज भी जितने भी कॉन्सेप्ट निकल रहे, थियरी निकल रहे हैं वर्षों के बाद, वो भी गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनका जो ये मत था कि एटम अनडिविजिबल है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि बाद में वो बात गलत हो गया, लेकिन इनका बात 2500 वर्षों तक सही साबित रहा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई सिद्धांत परमानेंट सिद्धांत नहीं होता, आप ये समझ लीजिए। उसको आज नहीं तो कल उसको गलत होना ही है, लेकिन किसी सिद्धांत का इतना वर्षों तक रह जाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनीवे इसका राइट आंसर डी होगा। 24 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आते हैं त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। बहुत आसान ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है। हम समझते हैं कि आप सभी ने इसको सही किया होगा। 25 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है ना। बौद्ध धर्म से संबंध है त्रिपिटक का, इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है ना, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो 25 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आते हैं 26 में। निम्नलिखित में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेड़ू गुड़ू के नाम से जाना जाता है? कौन से खेल को दक्षिण भारत में चेड़ू गुड़ू के नाम से जाना जाता है? खो खो, धोप खेल, कबड्डी और वल्लम कली। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कबड्डी। कबड्डी को साउथ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? तो चेड़ू गुड़ू के नाम से जाना जाता है। 26 का राइट आंसर सी होगा। चलिए आते हैं 27 में। निम्न में से किस बृहद मंदिर का प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? वहां के राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय थे, और उन्हीं के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ था। वो कौन सा मंदिर है? श्री मरियम मंदिर, अंकोर बाट मंदिर, बाटू केब्ज मंदिर और कामाख्या मंदिर। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो अंकोर बाट मंदिर। अंकोर बाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर है, खासतौर पर दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है, अगर टेम्पल के बारे में बात किया जाए तो वह है अंकोर बाट। कंबोडिया के अंकोर बाट का जो मंदिर है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ये टेम्पल है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये लगभग 400 से ज्यादा एकड़ में ये फैला हुआ मंदिर है। ठीक है, इसका जो आकार है ना वो 400 से ज्यादा एकड़ में ये फैला हुआ ये मंदिर है। इसको तो कई राजाओं के शासन काल को देखना पड़ा, लेकिन इसका जो प्रारंभिक जो मतलब निर्माण कार्य शुरू हुआ था वहां के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में शुरू किया गया था। श्री मरियम मंदिर कहाँ है? थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। ये सिंगापुर में है। श्री मरियम मंदिर सिंगापुर में, और बाटू केब्ज मंदिर जो मलेशिया में है। चलिए कामाख्या मंदिर जो है वो असम में है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 27 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो आपका बी होना चाहिए। आते 28 में। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित आपको युग्म खोजना है। विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी की गुफाएं महाराष्ट्र और अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश।
बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ठीक है ना। 28 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। विक्रमशिला मठ जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिले में है ये, ठीक है। चलिए, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ये जो सिख के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये उनको समर्पित है, पहले इसको समझ लिया जाए। ये हेमकुंड गुरुद्वारा मतलब कि सबसे बड़े गुरुद्वारों में से एक है, भारत के सबसे बड़े गुरुद्वारों में से एक है। ये बहुत ही पवित्र जगह है और ये 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो उनको समर्पित है। विक्रमशिला मठ जो है बिहार में है। उदयगिरी की गुफाएं देखिए, ये 2 जगह स्थित है, एक मध्य प्रदेश में भी है और एक उड़ीसा में भी है। तो दोनों ऑप्शन में तो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब इसके उदयगिरी गुफाएं 2 हैं। एक जो जैन संतों के रहने के लिए एक जगह बनाया गया था वो उड़ीसा में है, और जो हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड है वो एमपी में है। मतलब ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन अमरावती जो बौद्ध स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में, ये ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा 28 का राइट आंसर डी होगा। आते 29 में, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? पंडित सारंग देव ने किस संगीत के ग्रंथ की रचना की थी? संगीत तरंग, संगीत में सार, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो संगीत रत्नाकर होना चाहिए, ठीक है ना। 29 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में प्रति वर्ष भादरवी पूनम मेला का आयोजित किया जाता है या आयोजन किया जाता है? किस राज्य में इस मेले का भादरवी पूनम मेला का आयोजन होता है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए गुजरात होना चाहिए। 30 का राइट आंसर डी होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में ये टोटल 30 सवाल रहा, जो आपके लिए काफी और काफी चैलेंजिंग भी है और एक तरह से इंटरेस्टिंग भी है। इस वीडियो सेशन में आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आपका क्या स्कोर हुआ है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।